नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीआईसी की इस क्लास के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं सकारात्मक उदारवाद। इसके पहले की 2 कक्षा में हम लोगों ने नकारात्मक उदारवाद को पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और इस पिछले क्लास को न पढ़े हों, प्लेलिस्ट में जाके उसे तुरंत पढ़ लें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद वास्तव में नकारात्मक उदारवाद के प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि नकारात्मक उदारवाद में संशोधन था। हुआ यह था दोस्तों कि नकारात्मक उदारवाद, जिसे व्यक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने राज्य की भूमिका के रूप में बताया कि राज्य सिर्फ 3 ही कार्य करे: शांति, सुरक्षा और न्याय। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दे, व्यक्तियों पर छोड़ दे। वह बहुत समझदार प्राणी है, वह जानता है कि उसकी भलाई इस कार्य में है। तो दोस्तों, इस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया नकारात्मक उदारवाद के विचारकों ने। इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। कौन सा भयानक परिणाम हुआ दोस्तों? नकारात्मक उदारवाद की इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज में 2 वर्ग का उदय हुआ, एक गरीब और एक अमीर। गरीब वो व्यक्ति जो पूंजी से हीन था, पूंजी विहीन था, और अमीर वो व्यक्ति जो पूंजीपति था। तो दोस्तों, अमीर और गरीब जैसे 2 वर्ग का उदय होता है, यहीं से खेल शुरू होता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स, जिसकी विचारधारा मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, इसी नकारात्मक उदारवाद के बाद आता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद नकारात्मक उदारवाद की दशा से बहुत व्यथित रहता है, गरीबों की दशा से बहुत व्यथित होता है, और गरीबों को ललकारता है कि हे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ। पाने के लिए आसमां है, खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। तो यहाँ के नकारात्मक उदारवाद का जो गरीब है, मजदूर है, पीड़ित वर्ग है, वह मार्क्स के झांसे में ना आ जाए, इसीलिए दोस्तों नकारात्मक उदारवाद का जो नकारात्मक स्वरूप था, इसने अपने स्वरूप को तुरंत बदला और सकारात्मक उदारवाद के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो कहने का आशय दोस्तों, नकारात्मक उदारवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप सकारात्मक उदारवाद नहीं आया, बल्कि नकारात्मक उदारवाद में संशोधन सकारात्मक उदारवाद है। संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि चैलेंज दे रहा था मार्क्सवाद उदारवाद को, और मार्क्सवाद से बचाने के लिए सकारात्मक उदारवाद के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद के क्षेत्र में पहला कदम बढ़ाने का कार्य किया जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने कहा कि समानता के आधार पर प्रत्येक नागरिक जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि वो जब जन्म लेते हैं तो असमानता के आधार पर जन्म लेते हैं। तो जे.एस. मिल ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप करे। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में जे.एस. मिल ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इसीलिए सकारात्मक उदारवाद के जनक जे.एस. मिल नहीं बन पाए, जबकि सकारात्मक उदारवाद की कतार में उन्हें जरूर रखा गया। और सकारात्मक उदारवाद के जनक के रूप में टी.एच. ग्रीन का नाम आता है। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन ने कहा कि जो
नागरिकों के हित के आधार पे राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। और टी.एच. ग्रीन ने कहा कि जो मानव है वह एक सामाजिक मानव है, इसलिए तीनों क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। इतना कहते हुए ग्रीन ने सकारात्मक उदारवाद के जनक होने की पदवी को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं और उन्होंने उदारवाद के साथ आदर्शवाद को मिलाने का भी कार्य किया। थिंकर में ऐसा हमने पढ़ा है। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन ने आगे यह भी लिखा कि राज्य का कार्य क्या होना चाहिए। उन्होंने लिखा, राज्य का कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ऐसा कहते हुए टी.एच. ग्रीन प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं, आदर्शवाद की नहीं दोस्तों। ऐसा कहते हुए ग्रीन प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। तो आइए बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं कि सकारात्मक उदारवाद क्या है। दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद जो पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाने का एक प्रयास था। जो सकारात्मक उदारवाद पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाने का एक प्रयास था। सकारात्मक उदारवाद की दिशा में पहला प्रयास जे.एस. मिल ने किया और मिल ने बताया कि सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, अतः सामाजिक आर्थिक विषमता स्वाभाविक है। अतः राज्य को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए विषमता को समाप्त करना चाहिए और लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। और लोक कल्याणकारी कार्य क्या? जैसे शिक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा देना, शिक्षा देना और सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य दोस्तों जैसे किसी गरीब व्यक्ति की आर्थिक सहायता को सुनिश्चित करना सामाजिक सुरक्षा हो गया। किंतु दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जे.एस. मिल ने। वही बात है, जे.एस. मिल ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप मतलब कि हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, राजनीतिक क्षेत्र में मना कर दिया। इसीलिए मिल सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में तो पहुँचे लेकिन जनक नहीं बन पाए। दोस्तों मिल के अधूरे कार्य को ग्रीन ने पूरा किया और ग्रीन ने व्यक्ति को सामाजिक मानव, पूछा जाता है दोस्तों कौन सा विचारक है जिसने व्यक्ति को सामाजिक मानव की संज्ञा दी? ग्रीन ने व्यक्ति को सामाजिक मानव बताते हुए कहा व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित है। ग्रीन सकारात्मक उदारवाद का जनक, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रीन सकारात्मक उदारवाद का जनक भी है। साथ ही ग्रीन ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक भी हैं। और ग्रीन ने आगे कहा, क्या कहा? राज्य को आवश्यक कार्य के साथ साथ जनहित के कार्य भी करने चाहिए। राज्य को आवश्यक कार्य के साथ साथ जनहित के कार्य भी करने चाहिए, जैसे शिक्षा देना, निश्चित मजदूरी तय करना, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना, काम के घंटे निश्चित करना। यह जनहित के कार्य राज्य को करना चाहिए। किसने कहा? ग्रीन महोदय ने कहा। ग्रीन आगे फिर लिखते हैं, राज्य का मुख्य कार्य
व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ऐसा कहते हुए ग्रीन प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। जब ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, तब ग्रीन प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। दोस्तों, पूछा गया सवाल है पीजीटी में, ग्रीन जब ये कथन कहते हैं तो प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं, आदर्शवाद की नींव रखते हैं कि समाजवाद की नींव रखते हैं, या फिर नकारात्मक उदारवाद, तो प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। ग्रीन फिर लिखते हैं व्यक्तिगत सामाजिक हित में सामंजस्य होना चाहिए। व्यक्तिगत ही सामाजिक हित में सामंजस्य होना चाहिए। इस तरह वो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थन की बात करते हैं। दोस्तों, ग्रीन महोदय, टीएच ग्रीन महोदय का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि सामाजिक भलाई का उपकरण है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि सामाजिक भलाई का उपकरण है। दोस्तों, यही स्पष्ट कर दें, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे व्यक्तिवादियों ने कहा। राज्य शोषण का यंत्र है, इसे मार्क्सवादियों ने कहा। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं, सामाजिक भलाई का उपकरण है, इसे टीएच ग्रीन महोदय ने कहा। राज्य शोषण का यंत्र है, मार्क्सवाद ने कहा। राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है, ये भी मार्क्सवाद ने कहा। दोस्तों, ग्रीन ने आगे यह भी लिखा कि अज्ञानता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। ग्रीन ने अज्ञानता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका का आग्रह किया। इसी तरह दोस्तों, इंग्लैंड में बेवरिज की रिपोर्ट आई 1943-44 में। इंग्लैंड में बेवरिज की रिपोर्ट 1943-44 में आई। इसमें बेरोजगारी, बीमारी, भूखमरी, अज्ञानता और भिक्षावृत्ति को दूर करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही गई। अब महत्वपूर्ण बिंदु है नोट के रूप में, जॉन गैल्ब्रेथ ने औद्योगिक राज्य का सिद्धांत और टैकर ने जॉन गैल्ब्रेथ ने औद्योगिक राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया और टैकर महोदय ने सुधारवादी उदारवादी के नाम से अपना विचार प्रस्तुत किया। तो इस तरह से दोस्तों सकारात्मक उदारवाद की ये क्लास कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास या टॉपिक समझ में आ गया हो।